हेलो। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एयू भी बोलते हैं। और मैं हूँ राजकुमार। तो चलिए इस एयू के बारे में हम आज डिटेल्ड एनालिसिस करें। तो जैसे ही हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट मैप को देखते हैं, तो अफ्रीका में टोटल 54 सॉवरेन स्टेट्स हैं। तो अफ्रीका जो है वो उसमें यूनिटी क्यों नहीं है, यूनिटी की कमी इतनी क्यों है, तो इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और वहाँ पर एक आ जाता है कि वहाँ पर एक यूनियन बनाने की कोशिश की गई है कि अफ्रीका एक हो। और जो भी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स चल रही है, जिसके चलते उसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और करीब करीब सैकड़ों सालों तक यूरोपियंस ने पूरे अफ्रीका के हर एक देशों में एक तरीके से कहिए तो उनको रेप किया है, पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को जमकर लूटा है, बर्बाद किया है, और अपने मन से उस देश का नक्शा को बनाया है फिर से अपने मन से वहाँ के कल्चर्स को बांट दिया है, लोगों को बांट दिया है। लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका जो एक यूनियन बनाने में कामयाब रहा है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि जो 54 कंट्रीज़ है, जिसमें साउथ अफ्रीका आता है, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, फिर से नाइजीरिया, गिनी, मॉरिशियना, सेनेगल, वेस्टर्न अफ्रीका, फिर से ये मडागास्कर। तो ये सारा जो कंट्री है इसमें, और जो एक यूरोपियन यूनियन है जो कि यूरोप में है, उसमें आखिर में क्या फ़र्क है? क्योंकि देखिए, यूरोपियन यूनियन तो पूरी तरीक़े से कामयाब है, वो पूरी तरीक़े से काम कर रहा है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं कामयाब है? इसके पीछे ऐसी क्या दलील दी जाती है कि ये कामयाब नहीं हो पाया है? और अभी इसका 18वां वर्षगांठ मन रहा है, क्योंकि ये 2002 में इसका गठन किया गया था। लेकिन तो 18 साल में इसमें क्या डेवलपमेंट किया गया है, तो यहीं आज हम बात करेंगे कि अफ्रीकन यूनियन आखिर में है क्या। तो देखिए, अफ्रीकन यूनियन को शॉर्ट फॉर्म में एयू कहा जाता है। ये एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 2002 में किया गया था। इसमें 54 कंट्रीज आते हैं, एक सॉवरेन कंट्री जो अभी किसी के गुलाम नहीं है। हाँ, पहले गुलाम थे फ्रांस के, पुर्तगाल के, स्पेन के, इंग्लैंड के, लेकिन आज के डेट में कोई गुलाम नहीं है, सब आज़ाद है। हालांकि छोटी छोटी वहाँ पर आइलैंड्स है जो आज के डेट में भी ब्रिटेन के, फ्रांस के, स्पेन के और पुर्तगाल के कब्जे में है। लेकिन ये जो उसके मेंबर कंट्री अफ्रीकन यूनियन के 54 कंट्रीज, वो आज के डेट में सारे सॉवरेन हैं। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है अफ्रीकन यूनियन का, वो है आदिस अबाबा, जो कि इथियोपिया में है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो एयू कॉन्फ्रेंस सेंटर है और ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बना है। जैसे कि आप यूएन को देख सकते हैं, यूएन का बिल्डिंग बना है, तो उसमें उसमें काफ़ी यूएन के पूरा कॉम्प्लेक्स में आप देखते होंगे कॉन्फ्रेंस किया जाता है। तो ऐसे ही बना है, जैसे कि यू का आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो बेल्जियम में, ब्रसल्स में, तो वैसे ही आदिस अबाबा में भी एयू का हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स बनाया गया। और एयू जो है वो उसका बहुत सारा उद्देश्य है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव है promote to encourage unity among अफ्रीकन कंट्रीज, यानी अफ्रीका के देशों के बीच में एकता का संदेश देना, उसको इनकरेज करना, वहाँ के लोगों को बोलना कि हम सब एक थे। अफ्रीका यूरोपियन से आने से पहले तो वो पूरी, अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखें तो वो लोग तो एक तरीके से आदिवासी है ना। वहाँ पर यूरोपियंस आए तो सबसे पहले मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी ने उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। फिर से इस्लामिक अटैकर्स ने आए तो वो लोग इस्लाम में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप मूल तरीक़ा से देखें तो सारे लोग ट्राइबल हैं, सारे लोग आदिवासी हैं। तो यही कारण है कि वो लोग, ऐसा अफ्रीकन यूनियन प्रमोट करता है कि हम लोग एक ही हैं। तो और वो लोग जो है, वो लोग ये भी देखता है कि जो लोग इंडिपेंडेंस लिया है वो रिटेन कर सके, कामयाब कर सके, और वो लोग पीस एंड सिक्योरिटी को भी बनाए रखे। क्योंकि अगर आप अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका बहुत सारा अनस्टेबल, एक तरीक़े से कहें तो कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर अभी सैकड़ों वहाँ पर सिविल वार चल रही है। वहाँ पर 54 कंट्रीज़ है, तो कोई एक ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर सिविल वार नहीं चल रहा, जहाँ पर कोई आतंकवादी संगठन काम नहीं कर रहा, वायलेंस नहीं कर रहा। हर साल हज़ारों लोग मारे न जा रहे हो, हर साल होता है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना, यानी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, हुतू एंड तुत्सी एक मतलब कि जनजातीय थे, आदिवासी लोग थे। उनको 1995 में मात्र एक सप्ताह के अंदर, 7 दिनों के अंदर 5 लाख हुती एंड तुत्सी लोगों को मार दिया गया रवांडा में। पूरी दुनिया खामोश थी, कोई कुछ नहीं कर पाई। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, रशिया कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया।
तो इसलिए ये लोग ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकि जो वो बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं, जो कि एलिमेंट जो सोसाइटी में एक तरीक़ा से दरार डालने का काम करते हैं, तो उनको वो लोग पार पाने के लिए ह्यूमन राइट्स को भी ये करना चाहते हैं। फिर से वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना चाहते हैं, सोशली स्ट्रांग होना चाहते हैं। एंड अब इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो इसका हिस्ट्री यही है कि सबसे पहले यूनियन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, जो अफ्रीकन स्टेट्स का गठन 1960 में किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OU का गठन 1963 में किया जाता है। एंड देन अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1981 में किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा कि यूरोपियन यूनियन का गठन सबसे पहले 1951 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से किया जाता है। एंड देन रोम ट्रीटी किया जाता है। एंड धीरे धीरे 1993 में वो यूरोपियन यूनियन का जो अभी अब मॉडर्न स्वरूप देख रहे हैं वो लेता है। तो सितंबर 1999 में यहाँ पर ऑफिशियली एक सार्टे डिक्लेरेशन से क्रिएट किया जाता है अफ्रीकन यूनियन को, और इसका समिट बाद में भी होता है जो कि साउथ अफ्रीका में होता है। तो फिर से जो अफ्रीकन यूनियन है वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज़ हैं, असेंबलीज़ हैं। सबसे पावरफुल वहाँ पर कोई बॉडी है तो असेंबली है, जिसके मेंबर्स वहाँ के गवर्नमेंट के हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और वहाँ पर जो कि कोई भी लेजिस्लेशन होता है, कोई भी वहाँ पर बिल होता है, तो वो पास किया जाता है 2/3 ऑफ वोट से सारे। और फिर से वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि बहुत सारे ब्रांच, जैसे कि एक पार्लियामेंट, जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट देखेंगे, तो वैसे ही वहाँ पर भी अफ्रीकन यूनियन का पार्लियामेंट है, जिसे पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट कहा जाता है, जहाँ पर 265 पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव है, यानी सीट है। तो ये सब है, जिससे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिडरांड साउथ अफ्रीका में। इसका मतलब, इसका मोटिव यही है कि अफ्रीका में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़े और वो मजबूत होता रहे। और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी है जिसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, जो भी 54 कंट्रीज़ के होते हैं। और वो लोग बात करते हैं फूड पर कोई लेजिस्लेशन बनाया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, कम्युनिकेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी पर। और फिर से वो लोग कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द अफ्रीकन यूनियन का भी वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग गठन करें, क्योंकि उन्होंने इस पर एक ट्रीटी साइन किया था 2009 में। तो जो वो कोर्ट होगा वो जल्दी, ऐसा अनुमान है कि जल्दी अपना काम करना शुरू कर देगा। दो जो वहाँ पर पहले से कोर्ट चल रही हैं, जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, इनको मिला दिया जाएगा। और कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द कोर्ट्स ऑन द ह्यूमन राइट्स एंड पीपल्स राइट्स, इस सबको मिला दिया जाएगा। तो कोर्ट ऑफ द जस्टिस एंड द ऑफ द अफ्रीकन यूनियन बना दिया जाएगा। फिर से वहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2004। तो पीस और सिक्योरिटी काउंसिल का भी वहाँ पर स्थापना किया था 2004 में। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, हालांकि कंपेयर करना अच्छा नहीं होगा, बट हाँ उसी की तर्ज पर किया जा रहा है, ताकि जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर चल रही है, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस किए जाते हैं, तो उसको रोका जा सके, पूरी अफ्रीका में वैसा रोका जा सके। तो ये है अफ्रीकन यूनियन का अपना झंडा, फ्लैग। तो देखिए कैसे क्रोनोलॉजिकली उसे स्थापित किया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का साइन किया जाता है 1963 में, देन अपूजा ट्रीटी 1991 में, देन सिरटे डिक्लेरेशन 1999 में, देन अफ्रीकन यूनियन का स्थापना किया जाता है 2002 में, देन अफ्रीकन ऑफ द साउथ सुडान। देखिए साउथ सुडान के बारे में बात इसलिए किया जाता है क्योंकि सुडान नाम का एक देश था, उसे तो उसमें से उसका जो दक्षिणी पार्ट था, साउथ सदर्न पार्ट था, वो अलग हो गया 2011 में। तो सदर्न सुडान को भी वो उसमें एडमिट किया गया। देन मोरक्को यहाँ पर इसलिए क्योंकि मोरक्को बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका का, लेकिन ये एडमिशन होता है 2017 में। ये इसलिए होता है, देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मोरक्को जो था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का एक फाउंडिंग मेंबर था, मीन्स 1963 में ही ये हुआ था, लेकिन 1984 में वो पुल आउट कर लिया था, क्योंकि इसका एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वेस्टर्न सहारा, वो उसको अफ्रीकन यूनियन ने एडमिशन दे दिया था। इसलिए इसने 1984 में बोला कि नहीं अब मुझे अफ्रीकन यूनियन में नहीं रहना। बाद में उसने फिर 2017 में ज्वाइन कर लिया। देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का भी वहाँ पर गठन किया जाता है 2021 में, जिससे कि वहाँ पर इकॉनमी प्रोमोट हो सारे कंट्री के। अब उसके एरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एरिया बहुत बड़ा है, एशिया के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा कोई कॉन्टिनेंट है तो वह है अफ्रीका। अब पॉपुलेशन उसका अगर आप देख ले तो करीब करीब 132 करोड़ है। भारत से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भारत की तरह ही इसका
आबादी है भारत का करीब करीब 138 करोड़ है, इसका 132 करोड़ है। उसका जीडीपी अगर आप परचेसिंग पर पैरिटी देखें तो 7.5 ट्रिलियन डॉलर, भारत इसमें बहुत आगे, भारत का 10 ट्रिलियन डॉलर करीब है। और जीडीपी नॉमिनल अगर आप देखें तो 2.587, इसका भी आप भारत से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि भारत का 3 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन पर कैपिटा में देखें तो अफ्रीका और भारत बिल्कुल समान ही है। तो और सबसे मेन चीज़ है, देखिए अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन में अगर आप कंपेयर करते हैं, आप सोचेंगे कि यूरोपियन यूनियन बहुत आगे है, यूरोपियन यूनियन बहुत डेवलपमेंट किया, सचमुच में वो वाकई में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन देखिए अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन में फ़र्क ये है कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनमें केवल एक ही रिलीजन डोमिनेंट है, वो है क्रिश्चियन। वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट, पार्लियामेंट के स्पीकर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी किंग हैं, मोनार्क हैं, वो सारे लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। तो इसलिए वहाँ पर एक ही इथनिसिटी के लोग हैं, एक ही रिलीजियस लोग हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर हेट्रोजीनियस कल्चर नहीं बल्कि होमोजीनियस कल्चर है। लेकिन अफ्रीका के कंडीशन में ये बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि पूरा अफ्रीका जो है 54 देश में बटा हुआ है, उसमें से 49% लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, 42% लोग इस्लाम को मानते हैं, 8% लोग ट्रेडिशनल फेथ्स यानी आदिवासी हैं तो उन लोग का अलग भगवान है, और 1% लोग जो भी माइनॉरिटीज़ हैं जैसे हिंदूज़ हैं, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, तो ये लोग हैं। तो इसमें अगर आप डोमिनेंट दो रिलीजन के बारे में बात करें तो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये हर एक कंट्री, अफ्रीका के हर एक कंट्री में ये लोग डोमिनेंट है। जैसे कि मॉरिशियाना हो गया, चाड हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनली अपना स्टेट रिलीजन रिकॉग्नाइज करते हैं इस्लाम को। ये लोग ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का भी मेंबर है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में, जैसे सुडान एंड साउथ सुडान में फ़र्क है कि सुडान जो है वो इस्लामिक कंट्री है, साउथ सुडान जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। तो बहुत सारे देशों में जो सिविल वार चल रहा है उसमें रिलीजन भी बहुत ज़बरदस्त समस्या है। तो लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से होमोजीनियस कल्चर है। क्रिश्चियन यूनियन आप उसे बोल सकते हैं, आप उसे ऐसा पर्यायवाची शब्द आप सिनोनिम दे सकते हैं यूरोपियन यूनियन को कि वो एक क्रिश्चियन यूनियन है, एक ही रिलीजन के लोग हैं। लेकिन हालांकि उसमें भी बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन है। इस कारण से ब्रिटेन उसमें एग्जिट ले लिया, तो उसे ब्रेक्सिट कर दिया गया। तो अभी भी काफ़ी संभावनाएं हैं अफ्रीकन यूनियन के डेवलप होने से। लेकिन वहाँ पर सिविल वार लगभग हर देशों में चल रहा है, और वहाँ पर टेररिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। जैसे नाइजीरिया में बोको हराम है, जो कि वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार करता है, करीब हर साल 10,000 लोगों को मार देता है। फिर से आईएसआईएस के आतंकी हैं, जिहादी हैं, जो वहाँ पर हज़ारों लोगों को मारते हैं। अलकायदा के हैं, अलकायदा काफ़ी सक्रिय है वेस्टर्न अफ्रीका में। तो लेकिन अगर आप भारत और अफ्रीका के बारे में, रिलेशंस के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा रिलेशंस है। टोटल व्यापार होता है $70 बिलियन का। करीब भारतीय मूल के वहाँ पर पूरे अफ्रीका में करीब 3 मिलियन लोग रहते हैं। फिर से 50,000 लोग कम से कम भारत में रहते हैं। अफ्रीका के सारे देशों को मिलाकर करीब करीब 4,000 सैनिक, भारतीय सैनिक ऐसे यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अफ्रीका रहते हैं। और करीब करीब 700 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं अफ्रीका के छात्रों को भारत में। और साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन का तो 3% जो हिस्सा है वो भारतीय मूल के लोग हैं, क्योंकि गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका ही गए थे। और भारत जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। पिछले साल भारत ने $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। करीब 40 देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पुल बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, रेलवेज बना रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिलेशंस चल रहा है। हालांकि अनुमान है कि अफ्रीकन यूनियन भी ग्रोथ करेगा और वहाँ पर स्टेबिलिटी भी आएगा। सो थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।